नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईंधन यानी कि फ्यूल चैप्टर की, जिसमें हम काफ़ी सारी हेडिंग पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इन सभी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ईंधन आखिर होता क्या है। तो ईंधन, इसे इंग्लिश में फ्यूल बोलते हैं। ईंधन फ्यूल वे पदार्थ हैं जो जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी, कोयला, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जिसे बोलते हैं, आदि। अधिकांश ईंधन कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। दोस्तों, जो ईंधन होते हैं ना, वो आखिर होते क्या हैं? जब हम जैसे कोयला को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो वो जब जल जाते हैं ना, तो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम ईंधन बोलते हैं। और जो अधिकांश ईंधन होते हैं ना, वो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। जो कोयला है और एलपीजी है, ये सभी कार्बन के और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ईंधन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ठोस ईंधन अर्थात सॉलिड फ्यूल, दूसरा है द्रव ईंधन अर्थात लिक्विड फ्यूल, और तीसरा है गैसीय ईंधन अर्थात गैसीय फ्यूल। तो चलिए इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो ठोस ईंधन क्या होते हैं? वे ईंधन जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, चारकोल, पैराफिन मोम, ये सभी ठोस ईंधन होते हैं। द्रव ईंधन वे ईंधन जो द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, एथेनॉल आदि, ये सभी द्रवीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय ईंधन क्या होते हैं? वे ईंधन जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि सभी प्रकार की गैसें, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, कोल गैस, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस, और अंत में बायोगैस और आदि। तो ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब जब हमने भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ लिया, अब उत्पत्ति के आधार पर ईंधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक ईंधन यानी कि प्राइमरी फ्यूल, वे ईंधन जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं तथा सीधे उपयोग किए जा सकते हैं, प्राकृतिक ईंधन कहलाते हैं। दोस्तों, हम इसे कह सकते हैं जो हमें प्रकृति देती है ईंधन, जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो ये सब प्राथमिक ईंधन होते हैं। और द्वितीयक ईंधन, सेकेंडरी फ्यूल, वे ईंधन जो प्राथमिक ईंधनों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, द्वितीयक ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोक, चारकोल, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब प्राथमिक ईंधन से निकाले जाते हैं, मिलाकर बनाए जाते हैं, तो इन्हें हम द्वितीयक ईंधन कहते हैं। दोस्तों, आप इस चित्र में देखिए, जो ठोस ईंधन है ना, उसमें मैंने लगा रखा है कोयला और पैराफिन मोम की, और द्रव ईंधन में पेट्रोल और मिट्टी का तेल है। गैसीय ईंधन में जो हम घर में सामान्यतः गैसें यूज करते हैं, वो भी एक प्रकार का गैसीय ईंधन होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से एथिल मरकैप्टन की खुशबू आती रहती है। खुशबू क्या, बदबू आती रहती है। तो आशा करती हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो द्रवीय और गैसीय ईंधनों के महत्व हम अगली हेडिंग पढ़ रहे हैं। तो ठोस की अपेक्षा जो द्रवीय और गैसीय ईंधन होते हैं ना, वो अधिक लाभकारी होते हैं। कैसे होते हैं? जो द्रव और गैसीय ईंधन का प्रयोग आसानी से होता है और ठोस का आसानी से नहीं हो पाता है। जैसे कि कोयला 1 घंटे चलाते रहोगे तब जाकर कहीं जलेगा, लेकिन वहीं हम पेट्रोल जो होगा, उसमें हम जल्दी से पेट्रोल नीचे गिराएंगे और उसमें हम माचिस की तीली डालेंगे जलाकर, तो वो जल्दी से जल जाता है। इसीलिए द्रव व गैसीय ईंधन का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। दूसरा है, द्रव व गैस जलाने के पश्चात अवशेष नहीं छोड़ते, लेकिन ठोस जलने के बाद अवशेष यानी कि राख छोड़ते हैं। जब हम कोयला या फिर कंडे को जलाते हैं, तो वो बाद में राख छोड़ता है, पर यह गैसीय ईंधन नहीं करता है और ना ही द्रवीय ईंधन करता है। और द्रव व गैसीय ईंधन आसानी से जलते हैं क्योंकि इनका ज्वलन ताप कम होता है। जो द्रव और गैसीय ईंधन होते हैं ना, वो आसानी से क्यों जलते हैं? क्योंकि इनका ज्वलन ताप कम होता है। लेकिन जो ठोस ईंधन होते हैं ना, उनका ज्वलन ताप बहुत ही अधिक होता है। ज्वलन ताप के विषय में हम आगे जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए दोस्तों, आखिर ये ज्वलन ताप होता क्या है, इसके विषय में हम जानकारी ले लेते हैं। तो ज्वलन ताप को आसान भाषा में हम कहेंगे कि जब तक कोई ईंधन अपना निश्चित एक ताप नहीं प्राप्त कर लेता वह तब तक जलता नहीं, और वही निश्चित ताप हम ज्वलन ताप कहते हैं। तो इस हेडिंग में क्या लिखा है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है ज्वलन ताप कहलाता है। और दोस्तों, जो प्रत्येक पदार्थ अलग अलग होंगे ना, तो उनका ज्वलन ताप भी अलग अलग होगा। दोस्तों, अब हमारी अगली हेडिंग है ईंधन का ऊष्मीयमान। किसी ईंधन के पूर्व दहन से जो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। दोस्तों, जब हम कोई ईंधन जलाते हैं तो उसमें से जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है वही ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाती है। इसे किलो जूल प्रति किलोग्राम में, मतलब कि इसे किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। और एक अच्छे ईंधन के गुण क्या होते हैं? ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, तभी वह अच्छा ईंधन होगा। ईंधन का ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। ईंधन आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। और ईंधन जब सस्ता होगा ना, तो उसका वह एक अच्छा ईंधन कहलाता है। और जब जलने पर धुआं हानिकारक गैसें न उत्पन्न हो तब भी एक ईंधन अच्छा ईंधन कहलाता है। अर्थात दोस्तों, ये कुछ ऊष्मीय मान लिखे हुए हैं, जैसे कि लकड़ी का होता है 25 से 32, गोबर के उपले का होता है यानी कि कंडे का 6 से 8, कोयले का होता है 30 से 33, डीजल का होता है 45, पेट्रोल का होता है 45 से 50, और एलपीजी और सीएनजी का होता है 50, कोक का होता है और चारकोल का 33 होता है, हाइड्रोजन का होता है 120 से 150। दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप इनको तैयार जरूर कर लेना। अगली हेडिंग है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। तो वे ईंधन जो लाखों वर्ष पूर्व जीवित प्राणियों के अवशेषों से बनाए गए हैं जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। दोस्तों, ये जीवाश्म ईंधन हम उसको सरल भाषा में कहते हैं जो ईंधन पृथ्वी के धरातल से निकाले जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जो कोयला होता है ना, वो भी भूमि के नीचे से निकाला जाता है, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी, ये ईंधन भूमि से निकाले जाते हैं। देखिए, लिखा भी है, ये ईंधन भूमि से निकाले जाते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये सभी जीवाश्म ईंधन है। अब कोयला, कोयला आखिर होता क्या है? दोस्तों, जो कोयला होता है ना, वो एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसे पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है। यह मुख्यतः कार्बन का बना होता है। जो कोयला होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन ही पाया जाता है। ये कई प्रकार का होता है। पहला है पीट या भूरा कोयला, जिसे लिग्नाइट भी बोलते हैं। तो इसमें लगभग 30% कार्बन होती है और 65% नमी और 19% अन्य दाहक पदार्थ होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि 30% कार्बन होती है, 65% नमी होती है और 19% अन्य दाहक पदार्थ होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, यह भूरा रंग का ही होता है। अगला आता है बिटुमैनी कोयला, अर्थात इसे अमरयुक्त कोयला भी बोलते हैं। इसमें लगभग 60 से 80% कार्बन होती है। यह अधिक उपयोगी होता है। जो ये वाला कोयला होता है ना, यही घरों में प्रयुक्त होता है। जो ठंड में आग तापने के लिए प्रयोग होता है, वो लिग्नाइट बिटुमैनी कोयला ही होता है, और इसमें 10% नमी होती है। ठीक है दोस्तों, आप चित्र में देख सकते हैं, और आप अपने घर में भी देखा ही होगा आपने कि बिटुमैनी कोयला कैसा होता है। फिर तीसरा आता है एंथ्रासाइट कोयला। इसमें लगभग 96% कार्बन होती है और 3% नमी होती है और 1% अन्य दाहक पदार्थ होते हैं। दोस्तों, यह कोयला सबसे शुद्ध माना जाता है। अब अगली हेडिंग है कोयले का भंजक आसवन। कोयलों को जब हम वायु की अनुपस्थिति में 1300 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं ना, तो हमें प्राप्त होता है कोक, कोल गैस, अमोनिया और कोलतार। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कोयला का जब हमने भंजक आसवन 1300 डिग्री केल्विन ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया, तो हमें कोक, कोल गैस, कोलतार और अमोनिया प्राप्त हुआ। आखिर ये सब होते क्या हैं? तो चलिए इनके विषय में भी विस्तार से पढ़ लेते हैं। कोल गैस, सबसे पहली हमारी हेडिंग है कोल गैस। क्या होती है? यह मुख्यतः हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कोल गैस किसका किसका मिश्रण होती है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का होती है मिक्सचर। और यह एक
अच्छा व शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, धातुकर्म प्रक्रमों में इसका प्रयोग अपचायक वायुमंडल बनाने में प्रयोग होता है। जो कोल गैस होता है ना, उसका प्रयोग वायुमंडल बनाने में प्रयोग होता है। कोक क्या होता है? कोक जो होता है ना, उसमें लगभग 98% कार्बन होती है और यह भी एक अच्छा ईंधन होता है। और इसका प्रयोग प्रोड्यूसर गैस, भाप अंगार गैस और ईंधन के रूप में धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में होता है। दोस्तों, इसका प्रयोग प्रोड्यूसर गैस तथा भाप अंगार गैस की ईंधन बनाने में तथा धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में प्रयोग होता है। ये प्रश्न आने की संभावना अधिकतर होती है और आया भी है कई बार कि प्रोड्यूसर गैस तथा भाप अंगार गैस होती क्या है। तो प्रोड्यूसर गैस, इसे हम कहते हैं जल गैस और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन होता है। और जो भाप अंगार गैस होती है उसमें नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ये याद कर लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है पर आपको याद करना है। अब आता है चारकोल। आखिर चारकोल क्या होता है? जब लकड़ी को कम वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है ना, तो लकड़ी में उपस्थित वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल आता है। देखा होगा आपने कि लकड़ी के अंदर से एक द्रव निकलने लगता है और वही काला द्रव चारकोल कहलाता है। इसका उपयोग भी अपचायक के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब हम पेट्रोलियम के विषय में पढ़ लेते हैं, आगे और पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए पेट्रोलियम के विषय में पढ़ते हैं। यह एक विशेष गंधयुक्त भूरे रंग का गाढ़ा तेलीय पदार्थ होता है। दोस्तों, चित्र में तो आपको काले रंग का दिख रहा होगा पर यह होता आखिर में भूरे रंग का है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों के नीचे पाया जाता है। ये इसे ना जमीन के नीचे से निकाला जाता है। तो यह एक जीवाश्म ईंधन होता है। इसे कच्चा तेल भी कहते हैं, इसे एक प्रकार का कच्चा तेल भी कहते हैं। तेल कूपों से प्राप्त कच्चे पेट्रोलियम तेल को अनेक लाभदायक अवयवों तथा अथवा प्रभाजों से पृथक करने के प्रक्रम को शोधन कहते हैं। समझ में आया? पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा। दोस्तों, अब हम कुछ अन्य ईंधन जैसे कि प्राकृतिक गैस के बारे में, द्रवित पेट्रोलियम गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक गैस आखिर होती क्या है? यह मीथेन, एथेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होती है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी मिश्रण पाए जाते हैं। तो मीथेन, एथेन तथा प्रोपेन पाई जाती है, जिसमें से 80 से 90% मीथेन होती है और यह एक अच्छा ईंधन है। इसका ऊष्मीय मान लगभग 50 किलो जूल होता है। समझ में आया? और द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होती है? इसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। भारत में उपलब्ध जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं ना, उसमें ब्यूटेन का अनुपात ज़्यादा होता है। जो हम लोगों के घर में सिलेंडर यूज होते हैं ना, उन्हें एलपीजी बोलते हैं और इनको इंग्लिश में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। दोस्तों, इसका भी कैलोरी मान जो होता है ना, वो 50 किलो जूल ही होता है और यह एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। लेकिन आप तो सोच रहे होंगे कि घर में जो सिलेंडर यूज़ होता है उससे तो कुछ गंदी गंदी सी बदबू आती है। हाँ, उसमें से गंदी बदबू इसलिए आती है क्योंकि उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे हमें पता चल सके कि गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है। इसलिए उसमें एथिल मरकैप्टन नामक, मतलब कि C2H5SH नाम का एक पदार्थ मिलाया जाता है। और अगली हेडिंग है बायोगैस या गोबर गैस। ये होती क्या है आखिर? तो गोबर गैस संयंत्रों में गोबर तथा अन्य कार्बनिक अपशिष्ट, वेस्ट पदार्थ मतलब को वायु की अनुपस्थित में सड़ने या गलने से गोबर गैस प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसके बारे में इसका चित्र भी देखेंगे। अभी पहले सीएनजी के विषय में पढ़ लेते हैं। तो सीएनजी जो होती है ना, उसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। आपने देखा होगा कि सीएनजी वाला रिक्शा चल रहा है, सीएनजी वाली स्कूटी चल रही है, तो उन सब में सीएनजी गैस भरी होती, इसीलिए इसे सीएनजी बोलते हैं। तो प्राकृतिक गैस में ज्वलन में कार्बन तथा जल मिलते हैं। तो प्राकृतिक गैस जब जलाई जाती है तो उसमें कार्बन और जल मिलते हैं, वही सीएनजी होते हैं। इसके द्वारा अन्य प्रदूषक गैसें तथा कणों के रूप में उत्पोत्पाद होता है। यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में पर्यावरण के लिए ज़्यादा हितकर है। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ना, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब की तुलना में ये जो सीएनजी होती है ना, वो ज़्यादा हितकर होती है, ज़्यादा लाभदायक होती है। तो चलिए आगे हम इन सब के बारे में चित्र देख लेते हैं।
ये रहा आपका एलपीजी सिलेंडर जिसको आप अधिकतर अपने घर में देखते ही होंगे और इसमें से गोबर गैस प्राप्त की जाती है। आप देख सकते हैं इसके किनारे बहुत ही गोबर का भंडार लगा हुआ है और इसी से गोबर गैस बनाई जाती है। उसकी अलग विधि होती है, उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अब हम ज्वाला के विषय में पढ़ लेते हैं। तो ज्वाला आखिर होती क्या है? इसे अंग्रेजी में फ्लेम बोलते हैं। आग का संपूर्ण क्षेत्र गर्म नहीं होता, केवल कुछ ही क्षेत्र गर्म होता है, इसी को हम गर्म क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो मोमबत्ती है उसे जलाया जाता है तो उसका ऊपरी भाग जब होता है उसमें हाथ लगाओ तो ज़्यादा तेज जलता है, लेकिन बीच से अगर हाथ निकाल लाओ तो उसमें हल्का सा जलता है। और वहीं अगर हम नीचे एकदम देखेंगे तो जहाँ से उसकी बत्ती लगी होती है वहाँ पर एकदम कम ऊष्मा होती है। तो दोस्तों इनके भाग क्या होते हैं ज्वाला के, तो चलिए इसको भी समय भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो ज्वाला होती है ना उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ज्वाला का सबसे भीतरी भाग, यह ईंधन के बिना जले कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण काला होता है। इस भाग में सबसे कम ऊष्मा होती है। मैंने बताया जहाँ पर बत्ती लगी होती है उस भाग में सबसे कम ऊष्मा होती है। और मध्य भाग दूसरा है। यह ईंधन के अपूर्ण दहन का क्षेत्र होता है। यहाँ पर ईंधन अपूर्ण दहन होता है। इस भाग में कार्बन के अपूर्ण दहन के कारण कार्बन के कुछ कण गर्म होकर ज्वाला के ऊपर की ओर जाते हैं और जब इससे ज्वाला अधिक गर्म हो जाती है ना तो यहाँ पर पीले रंग का हो जाता है, मध्य भाग पीला रंग का हो जाता है। अगर मध्य भाग ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वह पीले रंग का हो जाएगा। और सबसे बाहरी भाग तीसरा होता है जो सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें ईंधन का पूर्ण रूप से दहन होता है। इस भाग का ताप सबसे अधिक होता है और यह नीले रंग का क्षेत्र होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। जो इस मोमबत्ती का सबसे ऊपरी भाग है ना वो सबसे गर्म भाग है और जो बीच में है वो कम है गर्म, और जो सबसे नीचे है जहाँ पर उसकी बत्ती लगी होती है वो सबसे कम गर्म होता है। और ये हमारी मोमबत्ती रखी हुई है। पूर्ण दहन का भाग जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है ना जिस क्षेत्र में, वहाँ पर नीले रंग की ज्वाला होती है और जहाँ पर हल्का गर्म होता है वहाँ पीले रंग की ज्वाला होती है और जहाँ पर सबसे कम गर्म होता है वहाँ पर काले रंग की मोमबत्ती की रुई लगी होती है। समझ में आया दोस्तों? आगे हम ज्वाला के प्रकार के विषय में पढ़ लेते हैं। ज्वाला जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नीली ज्वाला या अदीप्त ज्वाला और पीली ज्वाला या दीप्त ज्वाला। तो नीली या अदीप्त ज्वाला होती क्या है? ईंधन के ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के साथ जलने पर ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का क्षेत्र अधिकतम होता है, अर्थात ज्वाला का नीला रंग होता है तथा ज्वाला प्रकाशमान नहीं होती है। इस ज्वाला के को नीली ज्वाला या अदीप्त ज्वाला कहते हैं। जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है ना तो जब ईंधन का ऊष्मीयमान बहुत अधिक होता है तो वो नीले रंग की ज्वाला होती है और यह ज्वाला प्रकाशमानहीन होती है, मतलब इसमें प्रकाशमान नहीं होता। अब हम बात करेंगे पीली यानी कि दीप्त ज्वाला की। जब ईंधन ऑक्सीजन की कम मात्रा के साथ जलता है तो दहन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता तथा ज्वाला के मध्य भाग का क्षेत्र अधिकतम होता है, अर्थात ज्वाला का रंग पीला होता है तथा ज्वाला प्रकाशमान होती है। इस प्रकार की ज्वाला को पीली यानी कि दीप्त ज्वाला कहते हैं। दोस्तों जब ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है तो ईंधन बहुत तेज से जलता है तो उसमें नीली ज्वाला उत्पन्न होती है और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो पीली ज्वाला में जलता है। मतलब कि उसमें ऑक्सीजन कम होगा तो वो कम जलेगा, इसीलिए वो पीली ज्वाला में जलेगा। तो ये ज्वाला प्रकाशमान होती है और इसे पीली या दीप्त ज्वाला कहते हैं। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ से हमारे चैप्टर का द एंड हो गया। तो चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं जो कि हमारे हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि नीली ज्वाला किस प्रकार के दहन को दर्शाती है? यह क्वेश्चन 2022 बोर्ड में पूछा गया है। तो दोस्तों जो नीली ज्वाला होती है ना वो पूर्ण दहन को दर्शाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न, सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा माना जाता है? यह एसएससी में पूछा गया था। तो सबसे स्वच्छ ईंधन एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है क्योंकि यह भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो ज्वाला का सबसे गर्म भाग बाहरी भाग होता है, ठीक है, जहाँ पर नीली रंग की ज्वाला होती है और ऑक्सीजन भी बहुत होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईंधन अधिक प्रदूषण करता है? तो इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कोयला करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जो कि बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईंधन की ऊष्मा किससे मापी जाती है? तो ईंधन की ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम से मापी जाती है, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, पीली ज्वाला क्यों बनती है? तो पीली ज्वाला कम ऑक्सीजन के कारण बनती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहीं से आपकी वीडियो समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।